नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, सामान्य हिंदी का लेक्चर नंबर आज 23 हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे जनसंचार के बारे में। जनसंचार में हम जानेंगे समाचार पत्रों के बारे में, पत्रिकाओं के बारे में, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, एंकर बाइट, उल्टा पिरामिड, ये क्या होते हैं और इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर। और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए या सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स आप लेना चाहते हैं, जितने भी मैं लेक्चर करा चुका हूं या आगामी लेक्चर होने वाले हैं, कंप्लीट ई बुक नोट्स, तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। यदि आप कन्या सहायक भर्ती या अन्य आगामी एग्जाम के लिए उत्तराखंड के संपूर्ण कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, इसमें आपको हर दिन 2 वीडियो लेक्चर मिलेगी, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलेगी, चैप्टर वाइज डिटेल्स पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी दिए जाएंगे विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको 100 नंबर के इसमें सोल्व कराए जाते हैं, और टेस्ट आपको बाइलिंगुअल होंगे यानी हिंदी और इंग्लिश में। यदि आप उत्तराखंड जीके के कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जड़धारी क्लासेस ऐप को अभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और इस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, या आप प्ले स्टोर में जाके जड़धारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्या होता है जनसंचार व जनसंचार के माध्यम। तो संचार को पहले समझ लेते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति होती है चर धातु से। एग्जाम में भी प्रश्न बनता है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से होती है, तो चर धातु से होती है, और जिसका अर्थ क्या होता है, चलना। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि संचार किसे कहा जाता है, किसी सूचना या संदेश को एक स्थान से दूसरी जगह भेजना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। जैसे माना सपोज कोई घटना दिल्ली में घट गई और वो सूचना आपके घर घर तक पहुंच जाती है। अब वो माध्यम क्या होते हैं उस सूचना या संदेश को पहुंचाने के? अखबार हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है। तो ये अखबार, रेडियो, टेलीविजन जो कि माध्यम है संचार के या सूचना और संदेश को पहुंचाने के। तो संचार आप समझ गए होंगे। संचार का जो कि चर धातु से जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है चलना, यानी संदेश को चलाना या सूचना को चलाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। दूसरा है जनसंचार। अब जनसंचार क्या है? तो जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद न करके, प्रत्यक्ष संवाद का मतलब होता है कि हम जब सामने बात कर रहे हैं, तो सामने बात न करके यानी प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम के जरिए हम समाज के एक विशेष वर्ग से संवाद कायम करते हैं। मैंने भी बताया ना आपको, जैसे मान सपोज कोई दिल्ली में घटना घट गई, लेकिन आप दिल्ली में नहीं हो, आप अपने घर में हो, तो ये सूचना आपके घर तक या आपके गांव में जितने भी क्या है विशेष वर्ग के लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन तक पहुंचाना, यानी जन जन तक समाचार पहुंचाना ही क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है। जन तक संदेश या सूचना पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? तो अखबार हो गया, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सिनेमा। और कार्य क्या है जनसंचार का? तो ये सूचना देता है, शिक्षित करता है, मनोरंजन करता है, विचार विमर्श करते हैं यहाँ पे, जैसे डिबेट आपने देखी होगी। तो ये सारे माध्यम हैं जो कि जनसंचार के हैं। तो संचार और जनसंचार आपको अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट में यहाँ पे नोट कर रहा हूं, फीडबैक क्या होता है। फीडबैक, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न बनता है। फीडबैक क्या होता है कि जब संचार प्राप्तकर्ता को मिल जाता है, या जब जो सूचना होती है या संदेश होती है वो प्राप्तकर्ता को मिल जाती है, तो वह अपने मुताबिक उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। और वह प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। तो इसे कहते हैं फीडबैक। जैसे कहते हैं कि अपना फीडबैक दीजिए। तो जैसे कोई अखबार है, तो अखबार के बारे में उस पर अपने आप राय देते होंगे, तो उसे कहा जाता है फीडबैक। या रेडियो में कोई सूचना आ रही है, उस पर अपने आपने फीडबैक देना है। तो कुल मिला के ये है कि संदेश जब प्राप्तकर्ता को मिल जाता है, तो प्राप्तकर्ता क्या करता है, अपने हिसाब से अपने मुताबिक उस पर राय देता है, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो उसे कहा जाता है फीडबैक। यानी फीडबैक हमेशा कौन देता है? जो संदेश प्राप्त करता होता है, जिसे सूचना मिलती है, जो प्राप्त करता होता है। तो संचार, फीडबैक और जनसंचार, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। काफी डिटेल्स में आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूं, वो भी सिंपल भाषा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं प्रमुख जनसंचार माध्यमों के बारे में।
जनसंचार जो माध्यम होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के हैं, मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, या आप कह सकते हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होता है या प्रिंट माध्यम क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले। प्रिंट माध्यम को अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं मुद्रित माध्यम। ये क्या होता है, प्रिंट करना यानी छापना। सिंपल से शब्दों में अगर कहें तो वो है छापना। जैसे अखबार छापा जाता है तो अखबार क्या है, एक मुद्रित माध्यम है, अखबार को प्रिंट कराया जाता है। तो समाचार पत्र और जितने भी पत्रिकाएं होती हैं ये सारे के सारे किसके अंतर्गत में आते हैं, किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं, तो प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम के अंतर्गत ये आते हैं। और प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई खाना जिसे कहा जाता है, उसका आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ था। और वैसे अगर बात करें मुद्रण की शुरुआत यानी प्रिंटिंग की शुरुआत सर्वप्रथम चीन से मानी जाती है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस जो सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था वो जर्मनी के गुटेनबर्ग से हुआ था। अगर बात करें भारत में, तो भारत की जो पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी 1556 में गोवा में खोली गई थी। और ये यहाँ पे क्यों खोली गई थी, धर्म प्रचार की पुस्तकों को छापने के लिए यहाँ पे 1556 में भारत के गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी भारत में। और भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। जो बंगाल गजट था भारत का पहला समाचार पत्र, ये 1780 में निकला था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की जो कि कोलकाता से इन्होंने निकाला था, जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र से कहा जाता है। और भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र वो कौन सा था, तो वो था उदंड मार्तंड, जो कि 1826 में निकाला गया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंड मार्तंड 1826 में भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र। आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रिंट माध्यम था यानी मुद्रित माध्यम, और यहां से जनरली सामान्यतः प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपने देखा होगा, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे रेडियो हो गया, तो रेडियो क्या होता है, ये श्रव्य या ध्वनि माध्यम के अंतर्गत आता है। श्रव्य या ध्वनि का मतलब क्योंकि रेडियो को सिर्फ आप सुन सकते हैं, उसकी आप सिर्फ ध्वनि सुन सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं सिर्फ रेडियो में, जो क्या है आपको सूचना या संदेश दे रहा है, जो समाचार सुना रहा है। लेकिन रेडियो में आप चित्र नहीं दे सकते हैं, चलचित्र नहीं दे सकते हैं, कोई भी मतलब जो भी क्या होता है फोटोज वगैरह वो आप इसमें नहीं देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एक रेडियो है, रेडियो एक प्रकार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रेडियो एक माध्यम है। तो रेडियो किस प्रकार का माध्यम है, श्रव्य या ध्वनि माध्यम के अंतर्गत ये आता है, दृश्य माध्यम के अंतर्गत नहीं आता है रेडियो। रेडियो व टीवी मूलतः एक रेखीय या लीनियर माध्यम है। देखो मैं यहाँ पे एक एक शब्द आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए आपको ध्यान से देना है और वीडियो पूरी देखनी है। तो रेडियो और टीवी जो होता है वो एक रेखीय या लीनियर माध्यम है। टीवी, मैं किस टीवी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको सूचना मिलती है, जो लाइव टीवी होती है जैसे, ठीक है। मैं वो वाली टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आपने ड्यूटी लगा दी या कैसेट लगा दी और उसको आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो संचार आते हैं, जो सूचना आती है, जो लाइव टीवी होती है। और रेडियो पर भी लाइव समाचार सुनाए जाते हैं आपको। तो रेडियो और टीवी मूलतः एक रेखीय या लीनियर माध्यम इनको कहते हैं। क्या होता है एक रेखीय या लीनियर माध्यम, जिसमें हम सूचना सुन रहे हैं, जिसको सूचना प्राप्त हो रही है, उसको वो सूचना बड़ी ध्यान से सुननी पड़ती है, क्योंकि उसको वो पीछे नहीं कर सकता है। जैसे आप मोबाइल में कोई वीडियो लगाते हैं, कोई रिकॉर्डेड वीडियो है आपके मोबाइल में, या कोई मूवी आप देखते हैं, तो जहां से आपको लगता है कि यहाँ से मैंने सुना नहीं, तो उसको आप अपने हिसाब से कुछ सेकंड या कुछ मिनट पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर रेडियो और टीवी में लाइव कोई सूचना आ रही है या लाइव कोई मूवी चल रही है टीवी में, तो क्या आप उसको पीछे कर सकते हैं? बिल्कुल आप उसको पीछे नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको बड़ी ध्यान से सुननी पड़ती है न्यूज। तो रेडियो और टीवी मूलतः किस प्रकार के माध्यम है, एक रेखीय या लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार पत्रों की जो संरचना होती है, और अखबारों और टीवी की तरह ये भी उल्टा पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, इसको मैं अभी आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। इन्वर्टेड पिरामिड शैली भी इसको कहा जाता है,
और रेडियो के जो समाचार पत्र होते हैं या जो अखबार होते हैं या टीवी में जितने भी आपको न्यूज या सूचनाएं बताई जाती हैं वो उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती हैं। अभी इसके बारे में इसी वीडियो में इसके बाद में डिटेल्स में बात करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। देखो, रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? 1895 में जी मार्कोनी द्वारा। और भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ जो माना जाता है वो कब माना जाता है? 1923 में बॉम्बे से माना जाता है। भारत का पहला रेडियो स्टेशन कब खुला था दोस्तों? 23 जुलाई 1927 को। देखो, सेवा तो प्रारंभ हो गई थी 1923 को, लेकिन पहला रेडियो स्टेशन खुला 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे रेडियो स्टेशन के नाम से। उसके बाद दोस्तों 1930 में इस रेडियो स्टेशन का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? भारतीय प्रसारण सेवा। और फिर 1936 में इस भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर रखा गया ऑल इंडिया रेडियो, AIR, ऑल इंडिया रेडियो। कब रखा गया इसका नाम? 1936 में। फिर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी पड़ा 1957 में। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, 1957 में AIR का नाम क्या रखा गया? आकाशवाणी रखा गया। और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आकाशवाणी जरूर सुनी होगी। और आकाशवाणी लगभग देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम अपना प्रस्तुत करती है। फिर क्या होता है आकाशवाणी को? यहाँ पे देखो, एक तो 1993 में FM आपने देखा होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म है FM की, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1993 में FM की शुरुआत हो जाती है। और 1997 में एक और महत्वपूर्ण घटना ये घटती है कि 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती के नियंत्रण में रखा जाता है 1997 को। तो ये रेडियो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, महत्वपूर्ण जानकारियां थी जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उल्टा पिरामिड शैली की। इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उल्टा पिरामिड शैली। क्या होता है उल्टा पिरामिड शैली? अब देखो, उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में लिखा जाता है। सबसे पहले ये समझे कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी शैली और लोकप्रिय शैली इसको माना जाता है। और जितने भी जनसंचार माध्यम होते हैं उनमें लगभग 90% जो खबरें होती हैं वो इसी उल्टा पिरामिड शैली में छापी जाती है, इसी उल्टा पिरामिड शैली में होती है। तो जो उल्टा पिरामिड शैली है ये 3 हिस्सों में इसको लिखा जाता है, यानी इस शैली से समाचार को 3 हिस्सों में लिखा जाता है। सबसे पहले आता है इंट्रो यानी मुखड़ा और लीड, उसके बाद बॉडी और उसके बाद समापन। तो तीनों को समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है इंट्रो, जिसको हम मुखड़ा या लीड भी कहते हैं। जैसे क्या है कि माना कोई समाचार पत्र है, आपने अखबार देखा होगा, अखबार में क्या होता है कि जो न्यूज होगी उससे पहले ऊपर आपने देखोगा एक इंट्रो होता है न्यूज का। और अगर आप सिर्फ इंट्रो पढ़ते हो या मुखड़ा या लीड पढ़ते हो किसी भी खबर का, तो आधी से ज्यादा खबर आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। मतलब कई बार होता है ना कि आपके पास टाइम नहीं होता है पूरा अखबार पढ़ने का, तो सीधे आप ऊपर ऊपर की हेडिंग पढ़ोगे। तो इसी को कहा जाता है इंट्रो, जिसको मुखड़ा या लीड भी कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, खबर के मूल तत्व होते हैं शुरू में लगभग 2-3 पंक्तियों में, और यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको इंट्रो को पढ़ते हो तो खबर आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना, कई बार आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो आप सिर्फ इंट्रो देखते हैं। जैसे मानो सपोज कोई घटना घट चुकी है कहीं, और घटना का विवरण इस प्रकार से दे रखा है कि उस स्थान पर एक भयंकर हादसा हुआ और इस हादसे में 40 लोग घायल हो गए। तो मतलब पूरी खबर आपको लगभग पता चल चुकी कि वहां पे हुआ क्या था। अब डिटेल्स में आपको जानने के लिए फिर उसकी बॉडी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ऊपर ऊपर से कुल मिला के आपको खबर आपको मिल चुकी है। तो यही होता है इंट्रो। इंट्रो में क्या हो जाता है कि सबसे अहम हिस्सा इसीलिए माना जाता है कि अगर आप पूरी खबर भी नहीं पढ़ते हो तो आपको लग जाता है कि एक्चुअली में आज ये खबर आ रखी है और वहां पे ये उस स्थान पर ये घटना हो रखी है जिसमें इतने लोग घायल हो चुके हैं। तो ये होता है इंट्रो, या जिसको मुखड़ा और लीड भी कहा जाता है। दूसरा होता है बॉडी। ये समाचार का विस्तृत ब्यौरा होता है, पूरा समाचार इसके अंतर्गत आ जाएगा जो उस इंट्रो के नीचे होगा। और फिर तीसरा होता है समापन। समापन क्या होता है? कुल मिला के समापन, जो अंतिम जो पंक्तियां होंगी उसको समापन कहा जाएगा। अब देखो, उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स सबसे पहले होता है। इंट्रो में दिया रहेगा आपको कि वहां पे हुआ भयंकर हादसा, इतने लोगों की चली गई जान। तो फिर आपको मतलब क्या हो जाएगा, उसमें क्लाइमेक्स पहले ही दिया जाएगा कि आप लगेंगे यार कितने लोगों की जान चली गई या क्या हो गया इसमें। तो आप क्या करोगे, उस पूरी खबर को
पढ़ने लग जाओगे। जैसे कहानी में आपने देखा, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो होती है कहानियां, तो जो कहानियां होती हैं, कहानी और कथा लेखन, वो उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखी जाती है, क्योंकि उनका जो क्लाइमेक्स होता है वो बाद में होता है। क्योंकि कहानी का जो कंक्लूजन आप निकालते हैं, जो आपको जानकारी मिलती है, वो जब आप पूरी कहानी पढ़ लेते हैं तो तब जाके आपको पता चलता है कि हुआ क्या कहानी में, यानी क्लाइमेक्स कहाँ छुपा है कहानी के अंत में। जबकि हमेशा खबर में क्या होता है, क्लाइमेक्स सबसे पहले होता है, और लगभग खबर का आपको जानकारी कहाँ मिल जाती है, शुरुआत में। अगर आप इंट्रो या मुखड़ा या लीड अगर पढ़ते हैं तो कहानी के बारे में या जो खबर होती है, ठीक है, सूचना के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है शुरुआत में ही। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स सबसे पहले होता है, जबकि कहानी और कथा लेखन में क्या होता है, क्लाइमेक्स सबसे नीचे होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली दोस्तों अच्छे से आप यहाँ पे समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं टेलीविजन। टेलीविजन ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो एक तो यहाँ पे रेडियो हो गया और दूसरा आ गया इसका टेलीविजन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दूसरा माध्यम है टेलीविजन। अब देखो ये श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है, क्योंकि टेलीविजन में आप श्रव्य यानी सुन भी सकते हैं और दृश्य भी उसमें देख सकते हैं। जैसे आप रेडियो में सूचना सुनते हैं तो रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हैं, वो रेडियो सिर्फ एक श्रव्य माध्यम है। जबकि टेलीविजन में जो न्यूज एंकर होता है या जो भी आप उसमें देख रहे हैं कोई भी घटना, तो उसमें आप क्या है उसके दृश्य भी देख सकते हैं। तो इसलिए टेलीविजन को श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड ने 1925 में किया। ये कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैक्ट है टेलीविजन के बारे में। और दुनिया में जो पहली वर्किंग टेलीविजन का निर्माण किया गया वो 1927 में हुआ था। देखो आविष्कार तो 1925 में हुआ, लेकिन पहली वर्किंग टेलीविजन का जो निर्माण हुआ था वो 1927 में हुआ था। और भारत में होती है टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को। और दूरदर्शन की शुरुआत कब होती है भारत में? दूरदर्शन की शुरुआत भी 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में होती है, लेकिन पहले इसका नाम क्या था, टेलीविजन इंडिया, इसके अंतर्गत। और बाद में फिर 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन रखा गया। तो कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह ये देखने को मिलेगा कि दूरदर्शन का आविष्कार 1975 में हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हो चुकी थी दिल्ली में टेलीविजन इंडिया के नाम से। और 1975 में फिर इसका नाम दूरदर्शन रखा गया। और 1976 में इसको आकाशवाणी से पृथक करके दूरदर्शन यानी डीडी के रूप में पहचान मिली थी। और इसका जो पहला धारावाहिक वो था हम लोग, जो कि 1984 में आया था। तो ये टेलीविजन के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और ये धारावाहिक किसने लिखा था? मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा था हम लोग, 1984 में ये आया था। और वैसे भारत में जो विधिवत शुरुआत मानी जाती है टेलीविजन की वो 1965 मानी जाती है। तो ये कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य थे टेलीविजन के बारे में। अब यहाँ पे देखो टीवी खबरों के विभिन्न चरण होते हैं। जो टेलीविजन में खबरें आती हैं उनके भी कई चरण होते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है, ड्राई एंकर क्या होता है, फोन इन क्या है, एंकर विजुअल क्या है, एंकर बाइट क्या है, लाइव क्या है और एंकर पैकेज क्या है। तो इनको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आज आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि जनसंचार जो वाला टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, ये आपको कंप्लीट कवर कराना है। और इतना डिटेल्स में दोस्तों कवर कराना है कि दोबारा आपको इसको देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यहां से एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिल्कुल आपको एक रिपोर्टर आज हम बनाने वाले हैं। क्या होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। कोई बड़ी खबर, पहले मैं आपको परिभाषा बताऊंगा और उसके बाद सामान्य या सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो क्या होती है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज? कोई बड़ी खबर या महत्वपूर्ण न्यूज कम शब्दों में तात्कालिक दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। देखो आप अभी यूट्यूब आप खोल सकते हैं और वहां पे सर्च कीजिए ब्रेकिंग न्यूज, तो बहुत सारी आपको न्यूज दिख जाएगी। तो कोई बड़ी खबर, कोई घटना कहीं पे घट रही है तो उसको मतलब अगर देखो डिटेल्स में बताएंगे तो बहुत सारा उसमें समय चला जाएगा और उसके अंतराल में बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, कई जगह बहुत सारी न्यूज हो सकती है। तो कोई बड़ी जो खबर होती है उसको कम शब्दों में एक एक या दो लाइन में एंकर उसको सुना देते हैं, ताकि हम उस खबर को तात्कालिक दर्शकों तक वो खबर पहुंचाई जाए।
तो एक छोटा छोटा इंट्रो या मुखड़ा दिया जाता है छोटे छोटे शब्दों में इन बड़ी खबरों का, महत्वपूर्ण खबरों का तुरंत मतलब कुल मिला के फास्ट तात्कालिक क्या करना है, दर्शकों तक इसको पहुंचाया जाता है। तो इसे कहा जाता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। कोई भी घटना घटती है तुरंत आपको वो पहुंचाई जाती है और कम शब्दों में, तो इसे ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। दूसरा होता है ड्राई एंकर। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों को सूचना पहुंचाता है। कई बार क्या होता है, जैसे कोई घटना घट गई लेकिन काफी देर तक वहां पे दृश्य या न कोई फोटोज आती है, न कोई वीडियोज आती है, ना ही कोई दृश्य वहां पे सामने आते हैं। तो फिर एंकर क्या करता है, देखो एंकर कौन होता है, जो टीवी पे बैठा रहता है, और रिपोर्टर जो घटना स्थल पर रहता है। तो एंकर क्या करता है, रिपोर्टर से फोन पर भी बात करता है या लाइव के माध्यम से उससे जानकारी लेता है कि वहां पर हो क्या रहा है बिना दृश्य के, क्योंकि अभी दृश्य जारी नहीं किए गए हैं या दृश्य अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो रिपोर्टर एंकर को जितनी भी जानकारी देता है, फिर एंकर उसके संबंध में अपने हिसाब से फिर क्या करता है, दर्शकों को सूचना पहुंचाता है जो उसने रिपोर्टर से सुना है। तो इसे कहा जाता है ड्राई एंकर। मतलब कुल अभी ड्राई ड्राई न्यूज है, सूखी सूखी न्यूज है, क्योंकि अभी दृश्य आपको प्राप्त नहीं हुई है। देखो इस प्रकार से आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अभी सूखी न्यूज है क्योंकि अभी आपको दृश्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ऊपर ऊपर से आप अनुमान लगा रहे हैं या सिर्फ आप देख के वहां पे अनुमान लगा रहे हैं, जो रिपोर्टर है उसको उस पर आप भरोसा करके अनुमान लगा रहे हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। क्योंकि भरोसा तो वही होता है ना जो आपने आंखों से देख लिया। तो जब आप दृश्य देखोगे तो कंप्लीट भरोसा आपको तभी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ड्राई एंकर इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जब तक खबरों के दृश्य नहीं आते हैं, एंकर रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों को सूचना पहुंचाता है। तीसरा यहाँ पे फोन इन। जब रिपोर्टर घटना वाली जगह पर होता है तो एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचना दर्शकों तक पहुंचाती है। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि वहां पे जैसे डिबेट चल रही है और जो रिपोर्टर वो तो घटना स्थल पर रहता है हमेशा। एंकर कौन होता है, जो टेलीविजन जो लाइव वहां पे बैठा रहता है जिसको आप देखते हैं। तो वहां पर होता क्या है कि वो कई बार रिपोर्टर को फोन करता है, क्योंकि कई बार लाइव वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता है या वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, दृश्य दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सीधे फोन पर वो बात करते हैं और फोन पर बात करके वहां की सूचना दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। तो इसे कहा जाता है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से सूचना दर्शकों तक पहुंचाया जाना फोन इन कहलाता है। चौथा है एंकर विजुअल। जब किसी घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तो उन तथ्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। जैसे कोई घटना के दृश्य मिल गए या विजुअल्स मिल गए, विजुअल यानी दृश्य, तो फिर एंकर क्या करता है, या उस मतलब उन दृश्यों को देखकर वहां पे क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या होगा, उस पर वो खबर लिखते हैं और फिर एंकर उसको पढ़ के सुनाता है। वो दृश्य भी दिखाता है वहां पर साथ साथ कि यहाँ पे ये दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, ये फोटो यहाँ पे प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे इस प्रकार की घटना घटी होगी। तो इसे कहा जाएगा एंकर विजुअल, यानी विजुअल को देखकर या दृश्य को दिखाकर एंकर जो आपको खबर सुना रहा है उसे एंकर विजुअल कहा जाएगा। पांचवा है एंकर बाइट या एंकर कथन। किसी भी खबर की पुष्टि के लिए उस खबर से संबंधित बाइट या वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप सुनाना या दिखाना, जिससे खबर को प्रमाणिकता प्रदान की जाती है। कई बार आपने डिबेट में जरूर देखा होगा, क्योंकि आजकल तो डिबेट बहुत ज्यादा होती है। और जैसे माना दो वहां पे क्या रखे हैं, जो भी उनके क्या होते हैं, मेहमान होते हैं जो डिबेट करते हैं आपस में, और एक वहां पे एंकर है। तो सपोज कई बार क्या होता है कि किसी एक जो डिबेट करने वाला है किसी पार्टी का, उसने माना कुछ झूठ कह दिया, तो फिर एंकर तुरंत कहता है कि इसके हमारे पास क्या है, बाइट है। तुरंत बाइट वो चलाते हैं वहां पे, जो वीडियो क्लिप भी हो सकती है या ऑडियो क्लिप भी हो सकते हैं। बाइट यानी एक टुकड़ा, एक कथन, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा होता है, एक छोटी सी बाइट होती है, छोटी सी खबर होती है, जिससे खबर को प्रमाणिकता प्रदान की जाती है। अब ये तो मैंने आपको डिबेट का बताया, खबर में भी ये हो सकता है। जैसे कोई एंकर खबर सुना रहा है और उसने बीच में एक बाइट चला दी, एक खबर का टुकड़ा चला दिया, जिससे आप वहां पे प्रमाण हो जाता है उस खबर का, यानी आपको प्रमाण मिल जाता है उस खबर का। तो खबर को प्रमाणिकता प्रदान की जाती है किसके माध्यम से, एंकर बाइट के माध्यम से। छठा है यहाँ पे लाइव। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच आपको ऐसा तो नहीं होता है कि सुबह क्रिकेट मैच हो गया और आपको शाम को दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है।
क्रिकेट मैच जो देखा जाता है वो लाइव देखा जाता है। फिर अब तो आप न्यूज भी लाइव सुनने लगे हो सीधे घटना स्थल से। तो किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। और सातवां है एंकर पैकेज, यानी किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना और इससे संबंधित घटनाओं के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक्स के जरिए सूचना देना, यह कहलाता है एंकर पैकेज। यानी इसमें कंप्लीट क्या हो गई है, खबर हो चुकी है। इसमें आपको घटनाओं के जो भी घटना घटी है उसके दृश्य भी दिखाए जाएंगे, इससे जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, उनकी बाइट वहां पे चलाई जाएगी और ग्राफिक्स के जरिए आपको वहां पे सूचना दी जाती है। तो इसे कहा जाता है एंकर पैकेज। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चरण थे, बिंदु थे टीवी खबरों के। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिनेमा की ओर। सिनेमा क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो जनसंचार का जो सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है, जो सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता लेकिन परोक्ष रूप से सूचना संदेश देने का काम करता है। देखो सिनेमा भी एक जनसंचार का लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है जिसका सबसे प्रभाव पड़ता है लोगों पर। जैसे एक मूवी आई थी बीच में, टॉयलेट मूवी आपने देखा होगा, अक्षय कुमार की मूवी थी। तो उसमें क्या सूचना दी गई थी? क्योंकि एक संदेश ही तो था, एक जनसंचारित था उसमें कि घर का टॉयलेट होना चाहिए, कितनी आवश्यकता है टॉयलेट की। और सिनेमा का दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को पड़ता है लोगों पे, क्योंकि उसमें जो एक्ट करता है उनका जो उनका हीरो रहता है वो उसमें एक्ट करता है और सिनेमा को देखकर मतलब लोगों को उसमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। क्योंकि कई बार आप खबर उतना लोकप्रिय ढंग से नहीं पढ़ते हो, ना ही सुनते हो, लेकिन सिनेमा बिल्कुल आप टाइम निकालकर और उसमें इंटरेस्ट भी आप लोगों को काफी आता है। तो इसलिए जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम भी कहा जाता है सिनेमा को। भले ये सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता है, जैसे खबर होती है वो तो सीधे आपको सूचना देती है। माना खबर में जैसे कहना है कि घर का टॉयलेट होना चाहिए, तो जो एंकर होगी वो आपको सीधे सूचना देगी, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका आप पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने मूवी में देखा होगा तो मूवी में इतने अच्छी तरीके से वो दिखाया जाता है, उसमें सारी मतलब उससे परेशानियां क्या होती हैं वो सारा का सारा उसमें दिखाया जाता है। तो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं एक सूचना या संदेश देने का कार्य करता है सिनेमा। सिनेमा का आविष्कार सर्वप्रथम निकोलस और जीन लुमिये द्वारा 1895 में किया गया था फ्रांस में। और अब देखो भारत में जो पहली मूक फिल्म बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र बनी थी 1913 में। तो कब बनी थी भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र? 1913 में बनी थी। और किसने बनाया था इसको? दादा साहेब फाल्के। और उसके बाद पहली बोलती फिल्म जो थी भारतीय वो थी आलम आरा, 1931 में ये बनी थी। तो सिनेमा से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब आगे चलते हैं इंटरनेट की ओर। और एक दोस्तों एक पॉइंट और छूट चुका है यहाँ पे, वो पॉइंट है, चलो अभी यहाँ वो यहीं पे आएगा अभी इंटरनेट पे। इंटरनेट और यहाँ पे आपको ईमेल भी लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है ईमेल? तो देखो एक प्रश्न बनता है कि ईमेल किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो जो ईमेल आता है आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत ये आता है। क्योंकि ईमेल को देखो ये श्रव्य माध्यम नहीं है। देखो यहाँ पे एक था सबसे पहले रेडियो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेडियो ये आता है आपका श्रव्य माध्यम में। फिर था टेलीविजन। टेलीविजन ये आपका श्रव्य में भी आता है और दृश्य में भी आता है, क्योंकि टेलीविजन को आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जबकि रेडियो को आप सिर्फ श्रव्य यानी सुन सकते हैं। और फिर है ईमेल। ईमेल है आपका आधुनिक दृश्य माध्यम। महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे कोई आपको बताएगा नहीं। आधुनिक दृश्य माध्यम। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम ईमेल में कोई दृश्य देखते हैं? बिल्कुल, देखो जो ईमेल में संदेश आपको प्राप्त होता है उसको आप सुनते हैं? बिल्कुल नहीं, उसको आप पढ़ते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, यानी वो एक दृश्य माध्यम है। लेकिन किस प्रकार का दृश्य माध्यम है? आधुनिक दृश्य माध्यम है, क्योंकि इंटरनेट ये तो आधुनिकता की दुनिया है। तो ईमेल को इसीलिए आधुनिक दृश्य माध्यम कहा जाता है। ईमेल को आप सुनते नहीं बल्कि उसको देखते हैं, क्या लिखा है मेल में वो आप देखते हैं, यानी एक आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा एग्जाम में। अब हम यहाँ पे इंटरनेट की बात कर लेते हैं। ये तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट जो है यहाँ पे ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी इसको कहा जाता है। और सूचना तकनीकी
सबसे आधुनिक प्रणाली किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को ही कहा जाता है। इंटरनेट विश्व स्तर पर इसका जो दौर शुरू हुआ, पहला दौर इसका 1982 से 1992 के बीच चला था और दूसरा दौर 1993 से 2001 और ये तीसरा दौर है इंटरनेट का 2002 से अब तक। लेकिन भारत में ये दूसरा दौर है। पहला दौर चला था भारत में 1993 से 2002 में, क्योंकि भारत में इंटरनेट की शुरुआत लगभग 1990 के आसपास 1990-93 के आसपास ही शुरू हुई थी और दूसरा दौर 2003 से अब तक, क्योंकि पहला दौर में इस समय भारत में इंटरनेट नहीं था। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट।